Hello, everyone. I welcome you all to this class, to this session number one of Power Practice. Now, इस Power Practice में हम लोग क्या करेंगे? Basically, मैंने कुछ यहाँ पे अच्छे अच्छे से passages जो है वो आप लोगों के लिए रखे हुए हैं. And कुछ लोग बोलते हैं कि सब probably true, definitely true वाले questions जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं. Then there are some people who tell me कि सर bold face arguments की भी कुछ practice होनी चाहिए. तो यहाँ पे वो सारे तरीके के questions जो हैं आप लोगों के लिए रखे हुए हैं. हम लोग टाइम वेस्ट किए बिना बिगिन करते हैं हमारा आज का सेशन. सो एक चीज बस आज के सेशन में हमने क्या किया है कि सारे पैसेजेस से पहले इन ऑर्डर टू कंप्लीट मोर नंबर ऑफ पैसेजेस हमने सारे पैसेजेस के आगे उसके जो की आइडियाज हैं वो लिख लिए हैं. ठीक है. सो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे स्लाइड पे देखने को मिलेगा. आपको तो बस इतना करना है कि पैसेज रीड करो एंड जो आपने समझा की आइडियाज के साथ उसको कंपेयर करो. एंड इफ यू थिंक दैट बोथ दीज थिंग्स आर सेम, you're good to go. उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करना बिगिन कर देंगे. सो हम लोग चालू करते हैं यहां से. एंड पैसेज नंबर वन आपके सामने ये रहा. सो 1 मिनट में आपको पैसेज के लिए दे रहा हूं. जस्ट रीड इट एंड उसके बाद मैं यहाँ पे ये जो ब्लैंक स्पेस है वो की आइडियाज के लिए रखा हुआ है. एंड इस ब्लैंक स्पेस को हम लोग की आइडियाज के लिए यूज करेंगे. ठीक है. से टाइम बिगिंस नाउ. ऑलराइट. सो आपने ये रीड कर लिया होगा. साथ ही साथ यहाँ पे की आइडियाज भी मैंने रख दिए हैं. सो कंपेयर योर अंडरस्टैंडिंग विद द की आइडियाज एज वेल. होता रहता है. However, many professionals they hesitate to provide such guidance to perceived complexities involved in explaining and implementing traditional behavior change strategies. तो वो यही बोल रहा है कि फिर भी कभी कभार प्रोफेशनल्स जो हैं वो हेजिटेट होते हैं टू गिव such advice due to complexities involved in explaining and implementing traditional behavior. And उससे ज्यादा गेन भी नहीं मिलता. तो ऑथर ने फिर यहाँ पे क्या सजेस्ट किया? इंस्टेड ऑफ गिविंग अ स्ट्रेटजी, ज्यादा यूजफुल अप्रोच क्या हो सकती है कि कैसे हम इन स्ट्रेटजीज को अपनी हैबिट में इनकलकेट कर ले. ठीक है. सो ऑथर यही बोल रहा है, इंस्टेड ऑफ मेयरली एडवाइजिंग ऑन व्हाट टू चेंज, हमें मतलब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को क्या एम्फेसाइज करना चाहिए कि कैसे इन चेंजेस को डेली हैबिट्स में हम लोग टर्न अप कर सके. ठीक है. दिस इज व्हाट द आर्ग्यूमेंट इज. आगे बोल रहा है कि जो एडवाइस है, इट शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर बोथ प्रोफेशनल्स टू डिलीवर एंड पेशेंट्स टू इम्प्लीमेंट. ठीक है. एंड
उसने बताया कि जो हैबिट वाली जो स्ट्रेटजी है, दिस इज सिस्टम वन। वाई? वो बोल रहा है कि उसने बोला सच स्ट्रेटजीज हार्नेस द पावर ऑफ सिस्टम वन ऑटोमेटिक प्रोसेसेस। तो ऑटोमेटिक प्रोसेसेस जो हमारी स्ट्रेटजीज है, अगर वो हैबिट बन जाए तो उसको हम लोग सिस्टम वन कहते हैं। एंड इट कॉन्ट्रास्ट विथ सिस्टम टू, जहां पे हमें बार बार वही चीज करते रहनी पड़ती है लेकिन वो हैबिट नहीं बनती। एंड उस केस में उसका जो इफेक्ट है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाता है। तो ऑथर अगेन बोल रहा है कि आप जो भी स्ट्रेटजी बनाओ लाइफस्टाइल को लेके, वो आपकी हैबिट में आ जानी चाहिए। एंड वो बोल रहा है कि इसका जो चेंजेस हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। पार्टिसिपेंट्स ने स्मॉल एक्शंस को डेली प्रैक्टिस किया विच ग्रेजुअली बिकेम ऑटोमेटिक। एक स्टडी में यही देखा गया कि 66 डेज तक उन्होंने उसको प्रैक्टिस किया। एंड दैट 66 डेज के बाद वो क्या बन गया? हैबिट बन गया। एंड उसके बेनिफिट्स क्या है? यू डोंट नीड मोटिवेशन एंड कॉग्निटिव रिसोर्सेज एंड पोटेंशियली लीडिंग टू सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म हेल्थ हेल्थ बेनिफिट्स। उसके बेनिफिट्स जो है वो अपने ही होते हैं। सो आई होप आपको ये आर्ग्यूमेंट जो है वो समझ में आ गया। एग्जैक्टली यही चीजें भी बता रहा है। हैबिट फॉर्मेशन रिड्यूसेस रिलायंस ऑन मोटिवेशन, हेल्पिंग हेल्थ प्रोफेशनल्स प्रमोट लॉन्ग टर्म हेल्थ चेंजेस। ठीक है। सो इफ पैसेज इज अंडरस्टूड बाय यू, क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने ये रहा। सो लेट्स सी आंसर्स जो है आप चैट बॉक्स पे देंगे। तो पूछ रहा है बेस्ड ऑन द पैसेज विच स्टेटमेंट वुड ऑथर मोस्ट लाइकली अग्री। ऑथर किसके साथ अग्री करेगा? पूरा पैसेज मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया। यू शुड बी एबल टू गिव मी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, क्या बात है यार। वेरी वेल, wonderful, yaar. Not even a single person who gave me incorrect answer. So the correct answer for this one is simplified health strategies that integrate small actions into daily routines are more sustainable than complex plans. सही बात है। ऑथर ने यही तो कहा था कि आप सिंप्लीफाइड स्ट्रेटजी दो एंड वो हैबिट में टर्न हो जाए तो नथिंग बेटर, वो सबसे इफेक्टिव है। राइट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज बॉय। अब आप लोगों ने कोई गलत आंसर मेरे को दिया ही नहीं, तो दूसरे ऑप्शंस को डिस्कस करना वेस्ट है। ठीक है। स्वयं वैसे एक बात बताऊं क्या? पैसेज आपको इजी क्यों लगा? बिकॉज दिस टाइम यू अंडरस्टूड द पैसेज वेरी वेल। एंड पैसेज जब भी आप अच्छे से समझोगे ना, ट्रस्ट मी, वो पैसेज के क्वेश्चंस आपको इजी ही लगेंगे। अगर मैं ये आपको नहीं एक्सप्लेन करता या फिर मैं वो की आइडियाज यहाँ पे नहीं लिखता ना, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ आप गलती करते। एनीवे, सो बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, आप आंसर मार्क करेंगे। Which of the following assumptions underlies the argument that traditional behavior change strategies often result in only temporary behavioral improvements? तो पैसेज में एक बात बोल रखा है कि ट्रेडिशनल बिहेवियर चेंज स्ट्रेटजीज जो है वो टेम्पररी बिहेवियर इंप्रूवमेंट्स लेके आता है। इसका अजम्पशन क्या है? लेट्स सी आप क्या आंसर देते हैं इसका। ओके, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डेल्टा। इसका डेल्टा आंसर क्यों होगा? देखिए ऑप्शन बी वाज वेरी क्लोज एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट अधिकतर लोगों ने ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर मार्क किया। हाउएवर ऑप्शन बी गलत क्यों है? पेशेंट्स जनरली लैक द मोटिवेशन टू मेंटेन चेंजेस इनिशिएटेड बाय ट्रेडिशनल बिहेवियर चेंज स्ट्रेटजीज। इसका करेक्ट अजम्पशन होना चाहिए था ट्रेडिशनल बिहेवियर चेंज स्ट्रेटजीज डू नॉट जनरेट मोटिवेशन टू मेंटेन दैट चेंज। ठीक है।
यहां पे बोल रहा है पेशेंट्स जनरली लैक मोटिवेशन। इंस्टेड ऑफ इट आपको कहना चाहिए था कि जो ट्रेडिशनल बिहेवियर चेंज स्ट्रेटजीज हैं ये मोटिवेशन जनरेट नहीं करती हैं। ठीक है, पेशेंट्स जनरली लैक, आपने इसको एग्जैजरेट कर दिया, एंड आपको भी पता है कि हायर डिग्री वाला अगर ऑप्शन होता है तो वो गलत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पे एग्जैजरेशन के कारण ये आउट ऑफ स्कोप बन गया एंड आपका आंसर नहीं है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज डेल्टा। क्यों? लॉन्ग टर्म बिहेवियर रिक्वायर्स कंटिन्यूअस साइकोलॉजिकल रीइंफोर्समेंट दैट ट्रेडिशनल स्ट्रेटजीज डू नॉट प्रोवाइड। सो वो हैबिट बन जाती है एंड हैबिट आपके साइकोलॉजी में होती है। सो दैट इज द रीजन लॉन्ग टर्म बिहेवियर चेंज स्ट्रेटजीज रिक्वायर कंटिन्यूअस साइकोलॉजिकल रीइंफोर्समेंट एंड ट्रेडिशनल स्ट्रेटजीज वैसा करती नहीं है। Hence the correct answer should have been delta for this one. I hope आपको ये समझ में आया। ठीक है, सो थोड़ा सा जब आप मेरे साथ यहाँ पे अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि लेवल ऑफ क्वेश्चंस ऊपर नीचे होता रहेगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, which of the following if true would strengthen the argument that simple daily actions can effectively become automatic habits leading to long term health improvement? दिस वन इज प्रीटी सिंपल। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर्स हैं वो आने चाहिए। वेरी वेल, क्या बात है यार, एब्सोल्युटली करेक्ट, गुड। So correct answer is option C. वो क्या बोल रहा है? Research shows that individuals who integrate small health actions into their daily routines are less likely to experience health decline as they age. क्योंकि वहां पे वही बोला हुआ है कि हमें जो लोग सिंपल डेली एक्शंस को इंटीग्रेट करते हैं that leads to long term health improvement. So option C is your answer. Done, yaar. Everybody gave you the right answer. Next, question number 4. Which of the following questions is, if answered, would be most crucial for evaluating effectiveness of integrating habit formation, simple habit formation strategies into daily routine? So evaluate the argument का question है। Let's see आप लोग क्या आंसर मार्क करते हैं यहाँ पे। So the correct answer for this one, let's see. वो बोल रहा है कि इसमें से कौन से क्वेश्चन का आंसर would be most crucial for evaluating the effectiveness of integrating simple habit forming strategies. The correct answer for this one, अब यहां पे बहुत सारे लोगों ने यहां पे गड़बड़ी कर दी है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज ऑप्शन डी। डू पेशेंट्स रिपोर्ट हायर satisfaction with health advice that focuses on simple habits rather than detailed behavior change plans? The correct answer is delta. Imagine अगर देखो अब इस वाले क्वेश्चन को आप लोगों को पता है कि इवेल्युएट द आर्ग्यूमेंट हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली इवेल्युएट द आर्ग्यूमेंट में हमें वो इंफॉर्मेशन ढूंढनी होती है जो पैसेज के आर्ग्यूमेंट को या तो सही प्रूव कर देगा या फिर गलत प्रूव कर देगा। इमेजिन यहाँ पे सिंपल हैबिचुअल एक्शंस को डॉक्टर ने या फिर जो आपको एडवाइस दे रहा है उसने आपको सजेस्ट किया एंड ओवरऑल आपको सेटिस्फैक्शन मिला ही नहीं उससे। सो कहीं ना कहीं पे ये जो एडवाइस है वो गलत हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड इफ योर सेटिस्फैक्शन लेवल इज हाई तो ये जो एडवाइस है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। सो अल्टीमेटली everything depends on answer to this question. So this is your answer.
ये तो बोल रहा है कि कितने परसेंट लोग जो हैं यू नो इस एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी चूज करते हैं and कितने परसेंट लोग जो हैं वो दूसरी स्ट्रेटजी चूज करते हैं। बट देन कितनी भी स्ट्रेटजी, कितने परसेंट लोग भी स्ट्रेटजी चूज करें, इट हार्डली मैटर्स, क्योंकि अल्टीमेटली सेटिस्फैक्शन अगर मिलेगा तो ये आर्ग्यूमेंट सही होगा, अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तो ये आर्ग्यूमेंट गलत होगा, राइट? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज डेल्टा। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं इस पे। पैसेज नंबर टू। अब देखिए पैसेज नंबर टू की अगर बात करें तो सेम हम लोग यहाँ पे स्ट्रेटजी यूज करेंगे। पहले पैसेज मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिया है, एक बार आप पैसेज रीड करें एंड उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ पे इसके की आइडियाज शो करता हूँ। वेरी वेल स्वयं, परफेक्ट यार, गुड। बेसिकली आप आगे पढ़ रहे हैं, मैं बीच में बस थोड़ा सा ये बता दूं कि ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसमें एजुकेशन को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की गई इन द नेम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। लेकिन फिर कुछ लोग यहाँ पे ये अक्यूज कर रहे हैं उन अथॉरिटीज को जो ऐसा करने की कोशिश कर रही हैं, स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश कर रही है, ये बोल के कि दीज पीपल यू नो आर पीपल विद ब्यूरोक्रेटाइज्ड माइंडसेट, ठीक है, who do not see the problem from academic prism and इनको थोड़ा सा academic prism से सोचने की जरूरत है, लेकिन ये bureaucratic mindset के साथ, even though जो डिसीजन मेकर्स हैं वो academic वर्ल्ड से ही आते हैं, बट देन अगेन उनका माइंड जो है वो ब्यूरोक्रेटाइज हो गया है एंड कहीं ना कहीं पे वो प्रॉब्लम को ढंग से आइडेंटिफाई कर नहीं पा रहे। एंड इससे क्या होता है, इंडिपेंडेंट अकेडमिक्स जो है वो डीमोरलाइज होता है, ठीक है। कोटरी का मतलब होता है किमाया। कोटरी इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ साइकोफैंट्स। साइकोफैंट्स बेसिकली बूट लेकर्स होते हैं, ठीक है, जो चापलूसी करें। सो ये की आइडियाज जो हैं वो मैंने आपके सामने रख दिया है। की आइडियाज एक बार देख लीजिएगा। वो यही बोल रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेड टू रिड्यूस फंडिंग इन एजुकेशन एंड इनसिक्योर टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट फॉर टीचर्स, इरोडिंग देयर ऑटोनॉमी एंड स्टेटस। तो एक प्रॉब्लम ये हुई। आगे वो बोल रहे हैं कि पॉलिसीज एम्ड एट स्टैंडर्डाइजिंग, सो फंडिंग रिड्यूस की गई। क्यों? बिकॉज फंडिंग रिड्यूस की गई एंड चेंजेस लेके आ रहे हैं। व्हाई? बिकॉज दे वांट टू स्टैंडर्डाइज एजुकेशन एंड डिसिप्लिन टीचर्स। लेकिन ये जो पॉलिसीज लेके आई गई हैं उससे हुआ क्या, बेसिकली टीचर्स का जो सेल्फ वर्थ है वो डिमिनिश हो गया। टीचिंग एंड रिसर्च आर नाउ मोर मैकेनिकल, ड्रिवन बाय इनअप्रोप्रिएट क्वांटिटेटिव एफिशिएंसी मेजर्स लाइक एपीआई सिस्टम, ठीक है। आगे वो बोल रहा है कि विद एन एम्फेसिस ऑन स्कोरिंग पॉइंट्स एंड अदर ब्यूरोक्रेटिक मेजर्स, फोकस हैज शिफ्टेड फ्रॉम नॉलेज शेयरिंग टू नेविगेटिंग एंड बीटिंग द सिस्टम। फोकस जो है वो नॉलेज शेयरिंग, जो एजुकेशन का एक्चुअल पर्पस है, उससे शिफ्ट हो गया है, विच लीड्स टू डिक्लाइन इन academic standards
academic with bureaucratic mindset dominate पॉलिसी मेकिंग में भी वो लोग हैं जिनका माइंडसेट जो है वो ब्यूरोक्रेसी के साथ वर्क करता है एंड वो अगर कोई अकेडमिशियन डिसेंट मतलब मना करता है तो उसको नेगेटिवली देखा जाता है एंड अल्टीमेटली वहां पे इंडिपेंडेंस जो है वो खत्म हो गई है, ठीक है। सो हम लोग टेक्नोलॉजी को increasingly देख रहे हैं as a solution to fix the problems in academics with courses and IT solutions from advanced countries introduced in India. This approach disregards the need for teacher-student interaction, crucial for many Indian students, and threatens to marginalize teachers further. कि teachers तो already marginalized हैं इंडिया की academics में, and in changes के बाद academicians are marginalized further. So this is what the passage is. अब इसके basis पे let's see. Question number 1 आपके सामने. As per the passage information, which of the following can be logically inferred? हम क्या infer कर सकते हैं? So argument अगर आपको ढंग से समझ में आया, options को ढंग से read कीजिएगा and tell me the answer. Correct answer for this one should be okay. ठीक है. The government has placed itself between what's and how's and the teachers to make policies suitable to ease the education. थोड़ा सा ढंग से सोचिएगा एंड देखिए मैं आपको है ना एक एक छोटी सी बात बताता हूं. अभी तो एक बार आप आंसर्स मार्क कीजिए और उसके बाद बिफोर आई टेल यू द आंसर उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा फटाफट से. टाइम इज एनीवे गोइंग आउट. सो आंसर्स क्या होने चाहिए इसके? ठीक है, काफी सारे लोगों ने अपने अपने आंसर्स दिए हैं. अब एक चीज देखना, इस पूरे पैसेज में ऑथर का टोन कैसा है? ऑथर का टोन है नेगेटिव, राइट. इस पूरे पैसेज में ऑथर का जो टोन है, और अगर ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगे हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड ब्रिंग मोर पीपल टू अवर चैनल. पूरे पैसेज में टोन जो है वो नेगेटिव है. अगर पूरे पैसेज का टोन नेगेटिव है, एनी इन्फ्लुएंस दैट इज टेकन ऑन एजुकेशन, दैट इज टेकन ऑन गवर्नमेंट कंडक्ट, हम कोई भी अगर इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट के कंडक्ट के ऊपर लेते हैं या फिर एजुकेशन के ऊपर लेते हैं, सो अधिकतर बार वो इन्फ्लुएंस जो है वो नेगेटिव ही होना चाहिए. यहाँ पे आप देखो टीचर, सो ये वाला द गवर्नमेंट हैज placed itself between what's and how's and the teachers to make policies suitable to ease the education, right? क्या एजुकेशन को ईज आउट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है? आर वी डूइंग इट फॉर ईजिंग आउट एजुकेशन? जो यहाँ पे बोल रखा है टू ईज द एजुकेशन, नहीं. एजुकेशन को ईज आउट करने के लिए ऐसा नहीं किया जा रहा, क्योंकि इनफैक्ट पूरे पैसेज में ये बोल के क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं दे वर्क विद ब्यूरोक्रेटाइज्ड माइंडसेट. सो दिस कैन नॉट बी योर आंसर. अगर ये आपका आंसर नहीं हो सकता तो ऑप्शन सी तो वैसे ही गलत हो गया, राइट. ऑप्शन ए की बात करते हैं. टीचर्स आर फेसिंग प्रॉब्लम टू डिक्टेट देयर टर्म्स. अगर आप इसको ढंग से पढ़ो एंड इंटरप्रेट करो, ठीक है. सो वो बोल रहा है कि टीचर्स आर फेसिंग प्रॉब्लम टू डिक्टेट देयर टर्म्स ऑन हाउ टू ट्रेन स्टूडेंट्स एंड व्हाट शुड बी द करिकुलम. बट देन पूरे पैसेज में स्टूडेंट्स टीचर्स जो है अपने टर्म्स डिक्टेट नहीं करना चाहते. उनकी कंप्लेन बस इतनी सी है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं दे आर वर्किंग विद ब्यूरोक्रेटाइज्ड माइंडसेट. ऐसा नहीं है कि टीचर्स की ही बात सुनी जाए. इट्स जस्ट दैट टीचर्स का आर्ग्यूमेंट ये है कि जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, एंड साथ साथ इंडिपेंडेंस जो एजुकेशन में है वो बनी रहनी चाहिए. इट डजंट मीन दे वांट टू डिक्टेट देयर टर्म्स. ये कहीं ना कहीं पे टीचर्स को नेगेटिवली दिखाया जा रहा है, इसलिए ये भी गलत है. द करेक्ट आंसर शुड बी डेल्टा. आई होप आपको समझ में आया. देयर आर सम पीपल हु गेव मी द राइट आंसर. फॉर इंस्टेंस नोरिसा मरियम हैज गिवन मी द राइट आंसर एंड एक दो लोग और हैं जिन्होंने मुझे सही आंसर दिया. Anita Rao has also given me the right answer. So the correct answer for this one is delta.
ये रहा आपके सामने इसका आंसर। ठीक है, सो ये थोड़ा सा ट्रिकी था, बट देन आपको इसी तरीके से सोचना है एंड ऑप्शंस को इवेलुएट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ऑथर ऑफ द पैसेज मोस्ट स्ट्रांगली अग्रीज टू। ऑथर किसके साथ अग्री करेगा? ये सिंपल है एंड आई थिंक इस बार आप सब लोगों की तरफ से राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पे। The author of the passage most strongly agrees to education is a fundamental right of citizens, so policies should be made keeping the standards of education intact. क्या ये सही नहीं होगा? बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरे पैसेज में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको ये बोल के क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि जिस तरीके से आप डिसीजंस ले रहे हो एजुकेशन में इंडिपेंडेंस को आप अंडरमाइन कर रहे हो। सो पॉलिसीज शुड बी मेड कीपिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन इंटैक्ट। ऑथर इससे बिल्कुल अग्री करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है टेक्नोलॉजी अलोन मे नॉट हेल्प टू सर्व द वेरी पर्पस ऑफ एजुकेशन सिंस इट रिक्वायर्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैकल्टी। सही बात है, पैसेज में टेक्नोलॉजी, क्योंकि वहां पे उसने कह दिया कि बस टेक्नोलॉजी को हमने सोल्यूशन मान लिया कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो है टेक्नोलॉजी से सही हो सकती है, बट देन टेक्नोलॉजी अलोन मे नॉट हेल्प। ऑथर इसके साथ भी अग्री करेगा। नेक्स्ट बोल रहा है मोस्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेट एकेडमिक्स आर नॉट इन लाइन विद बेसिक नीड्स ऑफ एजुकेशन बट रादर अलाइन विद व्हाट सेंटर वांट्स। यही तो पूरे पैसेज का आर्ग्यूमेंट है, तो ऑथर इसके साथ भी अग्री करेगा। हेंस द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन शुड बी डेल्टा। आई होप आपको ये समझ में आया, जो इसका करेक्ट आंसर है दैट शुड बी डेल्टा। ठीक है, सो ये रहा आपके सामने। आगे सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज इज, पैसेज का थीम क्या है? तो अगर आपने पैसेज के ये पॉइंट्स समझ लिए हैं ढंग से, तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू गिव मी द राइट आंसर फॉर दिस वन। सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज इज, अब यहाँ पे ये जो पैसेज है उसमें थोड़ी सी आपकी वोकैबुलरी भी टेस्ट होगी। लेट्स सी कितने लोग मेरे को सही जवाब दे पाते हैं इसका। पहला पॉइंट बोल रहा है द गवर्नेंस, the governance should be to address the grassroots requirement of policy making। अगर मुझे केवल इसको यहीं तक ही देखना होता तो ये बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन इसके आगे आप देखो वो बोल रहा है जो गवर्नेंस है, जो ओवरसाइट है, शुड बी टू एड्रेस द ग्रास रूट रिक्वायरमेंट्स इन पॉलिसी मेकिंग। पपेट्स ऑफ एजुकेशन एरुडाइट माइट हेल्प। जो पपेट्स हैं ऑफ एजुकेशन एरुडाइट वो हेल्प कर सकते हैं? नहीं, वो हेल्प नहीं कर सकते। इनफैक्ट ऑथर यही तो बोल रहा है कि जो अकेडमिशियन, जो ब्यूरोक्रेट्स बन गए हैं, वो सेंटर को प्लीज करने में लगे हुए हैं, वो पपेट्स बन गए हैं एंड वो हेल्प नहीं कर रहे। और यहाँ पे बोल रखा है कि पपेट्स ऑफ एजुकेशन एरुडाइट माइट हेल्प। सो ये गलत हो गया, ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। सेकंड बोल रहा है द प्रोफंडिटी इन एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया हैज लिमिटेड शॉर्टकमिंग। टीचर्स आर बिकमिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ हेजमोनी। व्हाट इज हेजमोनी? हेजमोनी मतलब डोमिनियन। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे टीचर्स जो हैं वो अपना हक जमा के बैठ गए हैं। क्या पैसेज में इस तरीके से बात की हुई है? नो, ये भी गलत है। सी क्या बोल रहा है? एजुकेशन हैज बिकम अ ग्रेट कंसर्न फॉर इंडिया, नेसेसरी स्टेप्स मस्ट बी टेकन रादर देन टू प्लीज द ब्यूरोक्रेसी। दैट्स योर आंसर, ये आपका आंसर होगा। एंड व्हाई नॉट ऑप्शन डी? ये बोल रहा है द टीचर्स आर बैकबोन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, वेटरन्स शुड नॉट बी प्लेस्ड ऑन ad hoc। So teachers are the backbone and veterans should not be placed on ad hoc। ये veterans को हम लोग ad hoc पे डाल रहे हैं। What is ad hoc? Ad hoc is basically a committee which is meant for special purpose। Once that purpose is achieved,
the committee is dismantled. So veterans should not be placed on ad hoc. पैसेज में ऐसा कुछ बात ही नहीं किया हुआ. So ultimately ये भी आपका आंसर नहीं होगा. The correct answer for this one is option C. चलिए ठीक है. सो समझ में आया. देखिए मैं ये जो सेशन ले रहा हूं ना, इस सेशन में मुझे चाहिए कि मैं किस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहा हूं आप लोगों के लिए. बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स identifying right answer depends on your ability to get the or depends your ability to identify incorrect options. हम लोग एलिमिनेशन के थ्रू जो है वो सही ऑप्शन ढूंढते हैं. तो मैं एलिमिनेट कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, कौन कौन से पॉइंट्स वहां पे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये सारी चीजों के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो आपका जो एलिमिनेशन का जो टेक्निक है वो अच्छा हो जाएगा. राइट. आगे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. सो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कास्ट अ डाउट ऑन आर्ग्यूमेंट्स मेड बाय ऑथर. अब इसके लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि आप ऑथर के आर्ग्यूमेंट को पहचानें. अब ऑथर का आर्ग्यूमेंट क्या है? दिस शुड बी इजी फॉर यू एंड लेट्स सी कितने लोग मेरे को सही जवाब देते हैं यहाँ पे. Guys, this is not very difficult. यहाँ पे गलत आंसर इट माइट हर्ट यू. ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. सो सोचिए इसका आंसर क्या होगा एंड चैट बॉक्स पे आंसर दीजिए. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कास्ट अ डाउट ऑन द आर्ग्यूमेंट. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन शुड बी ऑप्शन. काफी सारे लोगों ने तो मेरे को यहाँ पे सही जवाब दे दिया है. द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. व्हाई ऑप्शन सी? देखो कुल मिला के ऑथर का आर्ग्यूमेंट क्या है? ऑथर का आर्ग्यूमेंट ये है कि जिस तरीके से ये अकेडमिशियंस वर्क कर रहे हैं ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट के साथ, हम लोग कह सकते हैं कि एजुकेशन ओवरऑल जो है वो अंडरमाइन हो रही है. इंडिपेंडेंस इन एजुकेशन वो अंडरमाइन हो रहा है. राइट. सो अगर मुझे ऑथर के आर्ग्यूमेंट पे डाउट रेज करना है, मतलब वीकन करना है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम हैज बिकम रोबस्ट सिंस एनईपी एडेड मोर वैल्यू टू नॉर्म्स. जो नॉर्म्स हैं उससे ज्यादा वैल्यू ऐड हुई एंड सिस्टम जो है वो रोबस्ट हो गया. तो कहीं ना कहीं पे एनईपी के ऊपर जो क्वेश्चंस रेज किए जा रहे थे हमने उसको वीकन कर दिया. व्हाई नॉट ए? It's very demoralizing to see the needs of education are being subdued in the name of NEP. तो ये ऑथर के आर्गुमेंट को वीकन थोड़ा कर रहा है. एंड ये एक तरीके से या तो आप मान लो कि ये न्यूट्रल है या फिर ये ऑथर के आर्गुमेंट को स्ट्रेंथन कर रहा है. क्योंकि ऑथर भी तो यही बोल रहा है कि एनईपी जो है एजुकेशन की रियल नीड्स को अवॉइड कर रहा है. तो ये आपका आंसर कैसे हो सकता है? इट्स नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. ये क्लोज ऑप्शन था बट अगेन ये एक ट्रैप है. वो बोल रहा है इट्स नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. इंडियाज एजुकेशन नीड्स हैव बीन केप्ट ऑन बैक बर्नर. पहले भी ऐसा हो चुका है. क्या गाइस? पहले भी ऐसा हो चुका है. तो अभी जो हो रहा है वो सही है, हम कैसे कह सकते हैं? डू यू हैव एनी रीजन फॉर दिस? मैं बोल रहा हूं कि ये काम गलत हो रहा है. आप इसको वीकन करना चाहते हो, आप प्रूव करना चाहते हो कि ये काम गलत नहीं हो रहा. तो आपने ये बोला कि पहले भी ऐसा हो चुका है. तो हो सकता है कि पहले भी गलत ही हुआ हो. जरूरी थोड़ा है कि पहले भी हो चुका है तो वो काम सही होगा. सो अल्टीमेटली दिस इज अ ट्रैप एंड ये इनकरेक्ट है. आई होप आपको ये समझ में आया. सो एंड ऑप्शन डी तो वैसे भी गलत है. सो देयर इज अनदर क्वेश्चन. इसका तो आंसर वाज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 5. कंसिडर द स्टेटमेंट. Governance, rather than being based on persuasion, is carried out through coterie of sycophants who are promoted in the system, and that further demoralizes independent academics. Governance जो है वो persuasion पे तो चल नहीं रही है. Rather, it is being carried out through coterie of sycophants. Coterie of sycophants का मतलब कोटरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल एंड साइकोफैंट्स आर बूट लिकर्स, बेसिकली जो चापलूस होते हैं. सो गवर्नेंस जो है
चापलूसों के एक छोटे से ग्रुप से चल रही है, who are promoted in the system that further demoralizes independent academics. So इसका assumption क्या है? सिंपल सा, अगर मैं बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट जो है वो चापलूसों से चल रही है जिससे एकेडमिक्स जो है वो फर्दर डीमोरलाइज हो गई है, सो इसका अजम्पशन क्या होगा? करेक्ट आंसर फॉर दिस वन वुड बी, क्या बात है यार, आस्था अवस्थी, वंडरफुल। द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज ऑप्शन बी, कि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं ब्यूरोक्रेट से कि वो गवर्नेंस की विल को सरेंडर कर दें। तभी तो मैं बोल रहा हूं कि गवर्नेंस जो है वो चापलूसों से चल रही है। सो द अल्टीमेटली मैं, जो मेरा अजम्पशन है वो यही है कि एक्सपेक्ट नहीं किया गया था कि ये सरेंडर कर देंगे दूसरों के सामने। सो द करेक्ट आंसर इज बॉय। व्हाई नॉट ए? इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ ब्यूरोक्रेट्स एंड एकेडमिक्स टू सरेंडर टू द विल ऑफ गवर्नेंस। देखिए, ब्यूरोक्रेट्स एंड एकेडमिशियंस, सो अकेडमिशियंस ने तो अभी भी वैसे भी सरेंडर नहीं किया, दैट इज व्हाई ए इज इनकरेक्ट। जबकि यहाँ पे बोल रहे हैं ब्यूरोक्रेट एकेडमिक्स, ठीक है। सो मतलब बेसिकली वो एकेडमिशियंस जो ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, तो उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया गया था कि वो सरेंडर कर देंगे। जबकि यहाँ पे बोल रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स एंड एकेडमिक्स, मतलब दो अलग अलग टाइप ऑफ पीपल हैं ये। सो दिस इज इनकरेक्ट, द करेक्ट आंसर इज बॉय। आई होप आपको ये समझ में आया। सो अभी तक जो हमने यहाँ पे समझा उससे दो चीजें समझ में आई। पहला, पैसेज का जो इंटरप्रिटेशन है, दैट शुड बी गुड। सेकंड, हम लोग जो कॉमन ट्रैप्स में फंस जाते हैं, उन ट्रैप्स को आप याद रखिए, बिकॉज दीज ट्रैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। घूम फिर के ऐसे ही ट्रैप्स आते हैं, पहले भी ऐसा हो चुका है। ये एक ट्रैप है, काफी सारे क्वेश्चंस में आपने पीछे सॉल्व किया होगा। सो ऐसे ट्रैप्स को आप याद रखें व्हेन यू सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए हम लोग एक और पैसेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो पैसेज नंबर 3 ये रहा। अगेन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा मैं इसके की आइडियाज आपको शो कर दूंगा। ठीक है, सो आपने पैसेज जो है वो पढ़ लिया होगा। यहाँ पे इसके की आइडियाज सामने रखे हुए हैं, आप एक बार देख लीजिए।
तो अल्टीमेटली वो क्या बोल रहा है कि प्री कोविड लेवल से पहले 11,000 चिल्ड्रन दे डाइड इन रोड एक्सीडेंट्स एंड काफी सारे बच्चों की जान जो थी वो बचाई जा सकती थी इफ दे हैड फॉलोड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। सो इसीलिए फाइनली द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज has finally taken a step in the right direction by trying to safeguard children riding two wheelers. So उसके लिए अब यहाँ पे है ना बार बार एक वर्ड आ रहा है राइड पिलियन। सो टू व्हीलर्स में दो लोग होते हैं। फर्स्ट इज अ राइडर, वन हु हैंडल्स द व्हीकल और कंट्रोल्स द व्हीकल, एंड द पर्सन एट द बैक सीट और द रियर सीट इज कॉल्ड अ पिलियन। सो राइडर एंड पिलियन, ठीक है। सो वो यही बोल रहा है कि जो 4 साल से कम के बच्चे हैं दे हैव टू मैंडेटरली यूज हेलमेट्स एंड हार्नेस बेल्ट्स व्हेन दे आर राइडिंग पिलियन। सो टू व्हीलर पे जब वो राइड कर रहे हैं दे हैव टू वेयर दैट सेफ्टी वेस्ट एंड हेलमेट, ठीक है। सो ये दो चीजें जो है उनको वेयर करनी है। एंड जो हार्नेस है इट शुड बी लाइट वेट एंड शुड कैरी वेट अप टू 30 kgs। Two wheelers carrying children cannot exceed 40 kilometers per hour of speed. Fines should be imposed. And आगे उसने बोला कि जो हेलमेट है it should be of international standard and blah blah, ये सारी चीजें उसने बोली। कुल मिला के इसका मतलब यही है कि चाइल्ड कैन राइड पिलियन एंड बेसिकली जो टू व्हीलर है उस पे दो लोग से ज्यादा सवार हो ही नहीं सकते। A lot of times children sit between rider and pillion. So अब वो मना हो गया। आगे उसने बोला देयर further precautions क्या हो सकते हैं। Safety vest of children should be of bright color that can be seen even at night so that other motorists know that a child is traveling. Two-wheeler drivers present hardly follow any traffic rules and उनका जो ड्राइविंग मैनर है वो भी एग्जैक्ट मैनर में ही चलता है। एंड उसमें बोल रहा है नेशनल कैंपेन फॉर मोटरिस्ट टू बी ऑन लुकआउट फॉर चाइल्ड ट्रैवलर इज नेसेसिटी। तो एक नेशनल लेवल पे कैंपेन रन करने की जरूरत है। इम्प्लीमेंटिंग द न्यू रूल्स इज अ टफ प्रपोजिशन बट बिगनिंग नीड्स टू बी मेड। वर्स द सिचुएशन ऑफ चिल्ड्रन ट्रैवलिंग इन फोर व्हीलर्स। फोर व्हीलर्स में तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया जाता। अ लॉट ऑफ टाइम्स चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग इन अ मूविंग कार, मतलब जो उनका सनरूफ है वो ओपन होता है एंड अपर टॉर्सो इज आउटसाइड। The danger to children standing in moving car, their upper torsos jutting out of sunroof is rarely realized. आगे उसमें बोला प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स जो स्कूल चिल्ड्रन को फेरी करते हैं वो भी एक और बड़ा इशू है। इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ रूल्स कवरिंग द गैमेट ऑफ व्हीकल्स इज नेसेसरी। सो ओवरऑल हमने एक मैं आपको पूरे पैसेज को समराइज करके बता रहा हूँ 2-3 पॉइंट्स में कि बहुत सारे चिल्ड्रन की डेथ हुई, वो रोकी जा सकती थी अगर प्रिकॉशंस फॉलो करते तो। इसलिए गवर्नमेंट ने टू व्हीलर्स को लेके एक राइट स्टेप उठाया है जहां पे ऐसी ऐसी चीजें होने वाली है। 3 लोग सवार नहीं हो सकते, 40 किलोमीटर से ऊपर की स्पीड नहीं हो सकती एंड जो चिल्ड्रन है दे हैव टू वेयर वेस्ट एंड हार्नेस बेल्ट, ठीक है। लेकिन अभी भी फोर व्हीलर्स पे जो चिल्ड्रन ट्रैवल करते हैं उनके लिए तो कोई रूल्स नहीं है। तो इसीलिए टुवर्ड्स द एंड ऑथर ने यही बोला a comprehensive set of rules covering the gamut of vehicles is necessary to save children's lives. So ये ओवरऑल पैसेज है, ठीक है। सो आई होप आपने ये समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। The best representation of the main idea of the passage is बड़ा सिंपल सा आंसर है यार इसका। आई एम श्योर अधिकतर लोगों का आंसर, अधिकतर क्या मतलब सब लोगों का आंसर सही आना चाहिए। लेट्स सी। द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज, क्या बात है यार, वंडरफुल, great yaar. So people have started giving me the right answer. The correct answer for this one is boy. Relevant ministry should take necessary steps to ensure safety of child passengers. B is the answer. Lax का मतलब होता है ढीला डाला attitude. A बोल रहे हैं India's children are in the wrong hands. Their safety is routinely compromised. But then it's like
अ वेरी एग्जैजरेटेड ऑप्शन, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ऑप्शन है, आपका आंसर नहीं हो सकता। द रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री सीम्स अनकंसर्न, कैसे? इनफैक्ट दे हैव टेकन द राइट स्टेप, सो ये गलत हो गया। पीपल ऑफ इंडिया हैव हैबिट ऑफ लर्निंग देयर लेसन्स हार्ड वे, अगेन गलत है ये, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर वन, द करेक्ट आंसर इज बॉय। क्वेश्चन नंबर टू आपके सामने, पढ़िए एंड गिव मी द आंसर। काफी सारे लोग मेरे को कहते हैं कि सर जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग आंसर नहीं कर पाते एंड समहाउ वी फील स्टक, बट देन क्यों नहीं आंसर कर पाते? आंसर तो यहां पर भी होना चाहिए, सो लेट्स सी। का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, थोड़ा सा सोचो, आपके आंसर्स जो है बिल्कुल सही आना स्टार्ट हो जाएंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यार। ओके, कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग गलत जवाब दे रहे हैं। लेट्स सी कितने सही जवाब मुझे आते हैं। द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज, द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज डेल्टा, वन एंड टू बोथ। डेल्टा इज द आंसर। व्हाई डेल्टा? देखो, ऑथर का आर्ग्यूमेंट क्या है? ऑथर का आर्ग्यूमेंट यही है कि यू नो जो टू व्हीलर वाले हैं वो गलत तरीके से ड्राइविंग करते हैं। तो देखो, लास्ट ईयर मोर देन 50% ऑफ डेथ ऑन टू व्हीलर वाज रिजल्ट ऑफ राइडर ओवर स्पीडिंग, ठीक है। इसीलिए तो ऑथर ने सजेशन दिया था कि उनकी जो ड्राइव है इट कैन नॉट एक्सीड 40 किलोमीटर्स पर आवर, सो ये उसको स्ट्रेंथन कर रहा है। फर्स्ट वाला बोल रहा है द हार्नेस बेल्ट्स फॉर चिल्ड्रन वुड होल्ड देम इन प्लेस अवॉइडिंग एनी मेजर इंजरीज ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट। कि जो हार्नेस बेल्ट्स प्रपोज की गई है वो बच्चों को अपनी जगह पे रखेगी एंड उससे इंजरीज नहीं होंगी। तो ऑथर के आर्ग्यूमेंट को ही तो स्ट्रेंथन कर रहा है। तो ये और ये दोनों स्ट्रेंथन कर रहे हैं। थर्ड वाला देखो, वो बोल रहा है स्पीड ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स इज लिमिटेड टू 40 किलोमीटर पर आवर थ्रू द कंपनी इटसेल्फ। जो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स ट्रांसपोर्ट मींस यूज करते हैं वो 40 किलोमीटर से ऊपर जा ही नहीं सकता। तो ये तो ऑथर के आर्ग्यूमेंट को वीकन कर रहा है। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी आवर आंसर, द करेक्ट आंसर इज डेल्टा। आई होप आपको ये समझ में आया, ठीक है। सो इंटरप्रिटेशन, अगर आप ऑप्शन को इंटरप्रेट कर पा रहे हो, that's it, you're going to start getting the right answers. So delta is your answer. Question number 3 आपके सामने, सॉल्व करें एंड आंसर दें। तो जो ये दो आपके सामने स्टेटमेंट्स हैं बोल्ड फेस वाले, इन दो बोल्ड फेस स्टेटमेंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है? लेट्स सी इसको कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज, देखो वो यहाँ पे क्या बोल, अच्छा ऑथर का आर्ग्यूमेंट क्या है दैट टू व्हीलर्स के लिए हमने जो है कुछ स्टेप्स ले लिए हैं बट देन वी स्टिल नीड टू टेक सम स्टेप्स फॉर चिल्ड्रन ट्रैवलिंग ऑन फोर व्हीलर्स एंड दैट इज व्हाई हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ रूल्स की जरूरत है, ठीक है। सो ये दो स्टेटमेंट्स जो हैं इस पूरे आर्ग्यूमेंट में क्या रोल प्ले कर रहे हैं? फर्स्ट जो है वो सेफ्टी वेस्ट को बता रहा है कि वो ब्राइट कलर में होना चाहिए, ताकि बच्चे भी ताकि दूसरे मोटरिस्ट को ये पता लगे कि बच्चा ट्रैवल कर रहा है, राइट। एंड सेकंड बोल रहा है कि नेशन वाइड हमें कैंपेन करना चाहिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। सो अल्टीमेटली द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज डेल्टा। क्यों?
क्योंकि ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो मेन आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। मेन आइडिया क्या है? वी नीड कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ रूल्स, राइट? डिस्पाइट टेकिंग सम स्टेप्स, पॉजिटिव स्टेप्स, वी स्टिल नीड कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ रूल्स। सो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं मेन आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन बी मार्क किया, जो कि एक बार डिस्कस करना तो बनता है। वो क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट टू फॉर्म्स प्रिमाइस ऑन विच स्टेटमेंट वन इज बेस्ड। नहीं, स्टेटमेंट टू जो है वो एक प्रिमाइस है, फॉर्म्स द प्रिमाइस ऑन विच स्टेटमेंट वन इज बेस्ड। तो स्टेटमेंट वन कोई क्लेम नहीं है, या स्टेटमेंट वन कोई ओपिनियन नहीं है। अगर ये ओपिनियन नहीं है तो ये इसके ऊपर बेस क्यों होगा? ये दोनों जो है प्रिमाइसेस बन रहे हैं फॉर ओपिनियन। द करेक्ट आंसर इज डेल्टा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। सी, बोल्ड फेस आर्ग्यूमेंट्स में यूजुअली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने सारे तरीके के क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, सो जस्ट लिसन टू हाउ आई एनालाइज ऑप्शंस। काफी हद तक आपके लिए इजी हो जाएगा ये। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज डेल्टा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट्स वुड बी फ्लॉड इफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अज्यूम्ड। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। ये बोल रहा है कि ऑथर का आर्ग्यूमेंट फ्लॉड हो जाएगा अगर क्या अज्यूम नहीं किया जाएगा। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, correct answer to this one is डेल्टा, नाइदर वन नॉर टू। इसका जो सही आंसर है वो डेल्टा है। एंड काफी सारे लोगों ने इस बार थोड़ा सा सोचा एंड आंसर दिया। देखो यहां पे उसने क्या बोला कि व्हीकल्स में चिल्ड्रन चिल्ड्रन जो है दे आर अकम्पनीड बाय पेरेंट्स, बट देन ऐसा हमेशा तो नहीं होता, राइट? क्योंकि जब मैं टू व्हीलर्स की बात करूं, चिल्ड्रन कैन राइड पिलियन एंड वो ड्राइवर के साथ भी जा सकता है। सेम कैन हैपन विद कार्स। तो हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते कि पेरेंट्स अकम्पनी देयर चिल्ड्रन ऑन व्हीकल्स, हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। द करेक्ट आंसर इज डेल्टा। सो नाइदर वन नॉर टू। आई होप आपको ये समझ में आया। Next, question number 5. Which of the following would be logical course of action if suggestions of author is applied? अगर author का जो suggestion है, author का suggestion क्या है? We need comprehensive set of rules. और ये जो ऊपर suggestions दे रखे हैं, so क्या course of action होना चाहिए? The correct answer for question number 5. This one is pretty simple यार, मतलब आप general knowledge के basis पे भी answer दे सकते हो। नहीं guys, ये आंसर नहीं है। बेसिकली पेरेंट्स हमेशा बच्चों के साथ चले ऐसा जरूरी नहीं है। हमें तो ये रूल्स जो हैं वो फॉलो करवाने। पेरेंट्स बच्चों के साथ चले, हमारा ऑब्जेक्टिव वो नहीं है। बच्चे सेफ रहे, हमारा ऑब्जेक्टिव वो है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन वुड बी ट्रैफिक पुलिस आर गिवन स्पीड डिटेक्टिंग रडार्स टू आइडेंटिफाई दोज हु आर ओवर स्पीडिंग। ऑप्शन सी इज योर आंसर। यूज योर लॉजिक। यहाँ पे वो बोल रहा है कि a law is brought out to make it compulsory that adult must be accompany must accompany child if child is pillion rider। तो वो तो वैसे भी होता है, क्योंकि अगर बच्चा पिलियन राइडर है तो वो वैसे भी कार ड्राइव नहीं कर सकता, टू व्हीलर ड्राइव नहीं कर सकता। पिलियन राइडर है तो डेफिनेटली कोई ना कोई उसके लिए गाड़ी चला रहा है एंड वो अडल्ट ही होगा। हाउएवर जो चीज नेचुरली होती है दैट कैन नॉट बी अ कोर्स ऑफ एक्शन,
कोर्स ऑफ एक्शन के लिए तो हमें इन सारी चीजों को कंट्रोल करवाना है. सो पुलिस शुड बी गिवन speed detecting radars. And A, adults are encouraged to not allow children to sit in their vehicles. That is extreme. तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता. The correct answer for this one is C, Charlie. I hope आपको ये समझ में आया. So देखो, कभी कभार क्या होता है कि सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस में भी आप आंसर नहीं कर पाते. ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था यार, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इसका आंसर आप मेरे को सही से देंगे. However, hard luck for those people who were not able to give me the right answer. चलिए एक पैसेज और. तो यहां तक हो चुका. uh, एक पैसेज और. इंटीमेट पार्टनर वायलेंस. अगेन यू रीड इट, जैसे ही हो जाए मैं की आइडियाज जो है वो आपको यहां पे शो कर दूंगा. ये पैसेज जो है इट्स गॉट 7 क्वेश्चंस एंड काफी अच्छा पैसेज है. इसमें हम लोग पैरेलल रीजनिंग भी डिस्कस करेंगे. सो थोड़ा सा अच्छे से समझना, तभी आप उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो. आपके सामने की आइडियाज ये रहे. सो वो क्या बोल रहा है कि इंटीमेट पार्टनर वायलेंस जो है इट हैज सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस एंड रिपोर्ट नहीं किया जाता. रीजन बिकॉज जब ये होता है तो इट हैपेंस इन वेरी प्राइवेट रिलेशंस, हस्बैंड वाइफ. सो यूजुअली जो इंटरवेंशंस हैं, सोशल इंटरवेंशंस तो हो ही नहीं पाते. एंड बहुत सारे रीजंस होते हैं कि भाई फैमिली जो है वो पब्लिक में आ जाएगी, इस वजह से रिपोर्ट भी नहीं होता. आगे बोला कि जो इंटीमेट पार्टनर वायलेंस है उसको समझने के लिए हमें इंटरजनरेशनल वायलेंस को समझना पड़ेगा. ये रहा इंटरजनरेशनल वायलेंस. तो इंटरजनरेशनल वायलेंस क्या है? जो बच्चे हैं वो अपने से बड़े लोगों को मॉडल करते हैं. ठीक है, सो अगर बड़े लोगों में अग्रेसिव बिहेवियर है तो बच्चा वैसा ही करेगा. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा बड़े होके शादी कर रहा है, अपनी पत्नी को वो मार रहा है. तो वो यूजुअली उसने अपने पेरेंट से ही सीखा होगा. सो वही बता रहा है कि इंटरजनरेशनल वायलेंस जो है वो ऐसा होता है. द अग्रेसिव बिहेवियर्स कुड आइदर बी इंटीमेट पार्टनर वायलेंस कमिटेड बाय पेरेंट्स which children witness, or children abuse committed by by the parent which children experience. So या तो वो experience करता है या फिर वो देखता है. बोल रहा है social learning theory has received many criticisms about how it neglects to consider how genetic factors could play a role in intergenerational interpartner violence. कि भाई social learning theory जो बताता है कि बच्चे या तो देखते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं फिर ऐसा सीखते हैं, तो वो जेनेटिक मेकअप को अंडरमाइन करता है. कि बोलता है कि बच्चों के जीन्स में नहीं होता अग्रेशन. ठीक है, दिस गैप इन द थ्योरी कैन बी पॉइंटेड आउट बाय इफेक्ट ऑफ विटनेसिंग बाय डायरेक्शनल आईपीवी. इसीलिए इस गैप को, कि भाई कभी कभार तो सोशल लर्निंग थ्योरी से होता है एंड कभी कभार जेनेटिक होता है, तो इस गैप को ये बोल के एड्रेस किया गया कि जो इंटरपार्टनर वायलेंस हाँ इंटरपार्टनर वायलेंस है वो बायलेटरल होता है. मतलब दोनों ही तरीके से हो सकता है. सोशल लर्निंग थ्योरी से भी हो सकता है एंड जेनेटिक मेकअप से भी हो सकता है. सो इट्स नॉट बायलेटरल बट बाय डायरेक्शनल. ठीक है, बाय डायरेक्शनल है ये.
सो वो बोल रहा है कि bidirectional IPV refers to victim offender overlap, which is finding that perpetrators of aggressive behavior are disproportionately likely to be also victims of aggressive behavior for IPV. On one hand, SLT can argue children who witness bidirectional IPV will have increased risk for combined perpetration and victimization. सो एसएलटी ये बोलता है कि जो बाय डायरेक्शनल आईपीवी से इन्फ्लुएंस है वहां पे रिस्क ज्यादा होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, जेनेटिक सिमिलैरिटी ऑफ फैमिली मेंबर्स कुड आल्सो कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज रिस्क, कि भाई हो सकता है कि जो पेरेंट्स है। ऑथर के आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे हम लोग क्या इन्फर कर सकते हैं? द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, very well, yeah. That was pretty simple to answer, guys. So the correct answer for this one is IPV is an underrated and underreported crime. Most families have one member as the perpetrator or victim of IPV. That is extreme. ये बहुत ज़्यादा extreme option है, इसीलिए आपका आंसर भी नहीं होगा. And reasons for IPV are still unclear. नहीं, बता रखा है कि it's either IPV or genetic. दोनों में से कुछ एक वर्क करता है, right? So that is the reason C गलत हो गया. And genetics have direct impact on causation of IPV. It can also be SLT, social learning theory. So ये भी गलत है. The correct answer is A alpha. चलिए, next question number 2 आपके सामने. Why not D? क्योंकि ऑप्शन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 में डी इसीलिए नहीं होगा, जेनेटिक्स हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट, हम लोग बोल नहीं सकते, इट कैन बी बाय डायरेक्शनल एज वेल, सो दैट इज व्हाई ये डायरेक्ट इम्पैक्ट की वजह से गलत है. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज? पैसेज से हम लोग क्या इन्फर कर सकते हैं? Most women are only victims and not perpetrators of IPV. वेरी वेल, क्योंकि ऐसा नहीं कह रखा कि इंटर पार्टनर वायलेंस जो है वो हमेशा मेन करते हैं, विमेन भी कर सकती हैं. सो दे आर नॉट परपेट्रेटर्स, ऐसा कुछ बोल नहीं रखा. आईपीवी इज डायरेक्टली कॉज्ड बाय सोशल फैक्टर्स एंड कंडीशंस ऑफ इंडिविजुअल. सोशल लर्निंग थ्योरी का डायरेक्ट इम्पैक्ट हो, हमने पीछे वाले क्वेश्चन में ही इसको गलत कर दिया था, तो ये ऑप्शन यहां पर भी गलत हो जाएगा. एंड द फैमिलियल बैकड्रॉप ऑफ एक्टिविटी मेक्स इट डिफिकल्ट टू अप्रोच एंड सॉल्व, ये बिल्कुल सही है. ऑप्शन सी इज योर आंसर. वंडरफुल यार. चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड सीरियसली अंडरमाइन ऑथर्स आर्ग्यूमेंट? Majority of people live in nuclear families today. Very well. The correct answer for this one is good. Delta, neither one nor two. Uh, कुछ लोगों को यहाँ पे लग सकता है बी, बॉयज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर मदर्स एंड गर्ल्स बाय देयर फादर्स. बट देन हाउ कैन, क्योंकि उसने यहाँ पे ये क्लियरली बोल रखा है, हमको तो अंडरमाइन वीकन करना है, उसने बोल रखा है द अग्रेसिव बिहेवियर could either be intimate partner violence committed by parents. Parents can include both mothers and fathers. ऐसा नहीं है कि लड़का अपने फादर से सीखेगा, लड़की अपनी मदर से सीखेगी. सो यहाँ पे उसने बोल रखा, देखिए, I'm sorry. Just a moment. Just a moment. इसका आंसर D नहीं होगा. I am really sorry. The correct answer would be B, boy. I apologize for mistake. यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा that should be option B.
क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है सोशल लर्निंग थ्योरी इज यूजुअली यूज्ड टू एक्सप्लेन द साइकिल ऑफ इंटरजनरेशनल वायलेंस, सजेस्टिंग दैट children typically model aggressive behaviors of same gender role models. So it comes from same gender. And अगर आपने बोला boys are influenced by their mothers, so वो same gender वाली जो बात है वो गलत हो जाएगी. So the correct answer would be boy. डेल्टा आपका आंसर नहीं होगा, ये गलत है. I hope it's clear. Yes, Kimaya, the correct answer is boy. ठीक है, B is your answer. Next, the author's statement that children who witness bidirectional IPV will have increased risk for combined perpetration and victimization of IPV in the future. So, जो bidirectional से influenced हैं, risk for perpetration and victimization of IPV in the future वो ज्यादा होता है. एंड ये पैसेज में ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है क्या रोल प्ले कर रहा है? ओके गाइस, एक चीज आप ये देखना कि जस्ट बिकॉज कोई स्टेटमेंट जो है वो टुवर्ड्स द एंड बोल रखा है, जरूरी नहीं है कि वो आपका कंक्लूजन हो. ठीक है? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, the correct answer for this one is option A. It forms the premise of the above passage. Exactly. It forms the premise of the above passage. क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे mentioned है. And author का argument ये है कि basically जो IPV है, that comes from that is जो perpetrators है of IPV, they are influenced by uh, you know इंटरजनरेशनल रोल मॉडल्स. सो वो सोशल लर्निंग थ्योरी से जो है वो काफी इंस्पायर्ड होता है. एंड जहां पर वो बाय डायरेक्शनल होता है वहां पे रिस्क ज्यादा होता है. सो अल्टीमेटली वहां पे रिस्क ज्यादा होता है. दैट इज द प्रीमाइस ऑफ द अबव पैसेज. इट इज नॉट कंक्लूजन, इट इज द प्रीमाइस. सो ए इज योर आंसर. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5, प्रोबेबली ट्रू, डेफिनेटली ट्रू, ये वाला क्वेश्चन है. लेट्स सी आप क्या आंसर मार्क करते हैं. तो वो बोल रहे वंस फैमिली मेंबर्स आर अफेक्टेड बाय आईपीवी, दे गेट स्टक इन अ साइकिल. क्या ये ट्रू है? देखते हैं इसका आंसर आप लोग क्या मार्क करते हैं. द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, ओके. देखिए, ऑथर ने कुछ चीज पैसेज में अगर कह रखी है तो वो ओपिनियन के तौर पे कह रखी होगी या फिर फैक्ट के तौर पे कह रखी होगी, है ना? इन दोनों में से ही कुछ ऐसा होता है. लेकिन ये कि भाई एक बार अगर कोई पर्सन के फैमिली में आईपीवी आ गया तो फिर वो इट टेंड्स टू रन इन द फैमिली, ये ऑथर का ओपिनियन है. क्योंकि उसने बोला इट टेंड्स टू रन, ये फैक्ट के तौर पे कोई भी नहीं बता सकता, ये केवल एक ओपिनियन है. एंड कुछ फैमिली में हो सकता है कि ये चीज हो एंड कुछ फैमिली में हो सकता है कि ये चीज ना हो, लेकिन फिर भी ऑथर के स्टेटमेंट के साथ अलाइंड है. इसीलिए मैं इसको डेफिनेटली ट्रू मार्क नहीं करूंगा बिकॉज इट वॉज नॉट अ फैक्ट, इट वॉज एन ओपिनियन स्टेटेड बाय द ऑथर. मेन आर्ग्यूमेंट नहीं है, लेकिन मेन आर्ग्यूमेंट को स्टेट करने के लिए उसने एक और इंटरमीडिएरी ओपिनियन जो है वो दिया है. सो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज प्रोबेबली ट्रू, नॉट डेफिनेटली ट्रू. आई होप आपको ये समझ में आया. सो द करेक्ट आंसर इज ए अल्फा. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6. सो अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है, देखते हैं क्या आंसर आप मार्क करते हैं इसका. सो देर आर थ्री स्टेटमेंट्स, 1, 2 एंड 3. आपको इन तीनों स्टेटमेंट को पढ़ना है एंड उसके बाद फिर आंसर करना है. यू हैव 4 ऑप्शंस.
So the correct answer for this one, difficult नहीं है यार. It is a very simple one. Okay, ठीक है. चलिए मैं आपको बताता हूं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है. इट शुड बी ग्रेट यार. कुछ लोगों ने मेरे को सही आंसर दिया. आशुतोष रावत, किमाया, नोरिजा, योर आंसर्स आर करेक्ट. द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज अल्फा. अल्फा क्यों? क्योंकि देखो, फर्स्ट वाला, इसको तो हम लोग जज कर ही नहीं सकते बिकॉज इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ पैसेज. ये पैसेज के स्कोप से ही बाहर है. उसने बोला कि अ बॉय सॉ हिज फादर बीट हिज मदर इन चाइल्डहुड एंड डिसाइड्स टू नेवर बीट एनीवन अगेन. जबकि यहाँ पे हमने देखा कि जो चिल्ड्रन है वो रेप्लिकेट करते हैं अपने पेरेंट्स का बिहेवियर. सो ऐसा तो कुछ बोल ही नहीं रखा कि भाई बचपन में अ चाइल्ड डिसाइड्स टू नॉट डू समथिंग जो उसने बचपन में ऑब्जर्व किया. सो दिस इसके बारे में तो हम लोग बात ही नहीं कर सकते. सेकेंड वाला बोल रहा है गर्ल सीज हर मदर स्लैपिंग हर फादर रिपीटेडली ऑन स्मॉलेस्ट ऑफ मिस्टेक्स. द गर्ल अज्यूम्स दिस इज नॉर्मल एंड वो भी ऐसा ही करती है. सो ये क्या है? ये किसका एग्जाम्पल है? सोशल लर्निंग थ्योरी का एग्जाम्पल है. ठीक है. एंड थर्ड में एक पर्सन ने खूब मार खाई अपने बचपन में एंड बाद में उसने सेम ऐसा ही किया. सो ये कैसा हो गया? दिस इज बाय डायरेक्शनल. ठीक है, ये बाय डायरेक्शनल हो गया. सो द करेक्ट आंसर टू इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसएलटी एंड थ्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाय डायरेक्शनल आईपीवी. आई होप आपको ये समझ में आया. Why not be one and two are examples of SLT? But this is out of scope. हम वन के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, तो ये गलत हो गया. वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ SLT, अगेन ये गलत हो गया क्योंकि वन इज आउट ऑफ स्कोप. एंड टू एंड थ्री बोथ आर एग्जाम्पल्स ऑफ SLT. वन इज एग्जाम्पल ऑफ बाय डायरेक्शनल आईपीवी. सो ये गलत हो गया. आई होप आपको ये समझ में आया वाई अदर थ्री आर इनकरेक्ट, क्योंकि हम वन के ऊपर कुछ कमेंट ही नहीं कर सकते. दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ पैसेज. ठीक है. हिट द लाइक बटन अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको पसंद आया हो तो. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स कि आज जो आपने ये क्वेश्चंस डिस्कस किए मेरे साथ, हाउ एग्जैक्टली दे प्लेड आउट फॉर यू एंड कितना आपको पसंद आया. सो ये हो गया. And one last question for the day and on this passage as well. So let's see. Which of the following can be said to be true? हम क्या true मान सकते हैं? मैंने अभी अभी आपके साथ एक स्ट्रेटजी डिस्कस की थी वेयर वी वर सपोज टू रीड ऑल ऑप्शंस थरली. सारे ऑप्शंस को थरली रीड कीजिएगा एंड उसके बाद सही आंसर आइडेंटिफाई कीजिएगा. Which of the following can said to be true? The SLT explains the aspect of IPVs run in the family in holistic manner. SLT and bidirectional IPV can explain IPV in a combined way. Genetic factor is explained well in bidirectional IPV, or none of the above. What should be the answer? गौरी, उसका एक ही रीजन है कि दो ऑप्शंस के साथ व्हेन यू आर एबल टू ड्रॉ डाउन टू टू ऑप्शंस एंड यू चूज इनकरेक्ट वन, आपने वर्ड्स को प्रॉपरली इवेलुएट नहीं किया होता. सो आपने गलत ऑप्शन चूज कर लिया था. द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज, आई एम सॉरी टू से, लेकिन किसी ने भी मुझे सही आंसर नहीं दिया. द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज डेल्टा, नन ऑफ द अबव. क्यों? देखो, SLT एक्सप्लेन्स द एस्पेक्ट ऑफ IPVs इन होलिस्टिक मैनर. नहीं, देर इज बायडायरेक्शनल IPV. एक बायडायरेक्शनल IPV होता है एंड देर इज ऑल्सो जेनेटिक फैक्टर. ठीक है, देर इज ऑल्सो, जस्ट मोमेंट, देर इज ऑल्सो genetic factor which plays out, and there is SLT
सो एसएलटी होलिस्टिक है, कह नहीं सकता, क्योंकि उसके अलावा ये दो और फैक्टर्स भी हैं। एसएलटी एंड बाय डायरेक्शनल कैन एक्सप्लेन आईपीवी इन अ कंबाइंड वे। एसएलटी और बाय डायरेक्शनल, लेकिन उसके अलावा जेनेटिक भी है। सो अगेन कंबाइंड वे में वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, शायद नहीं। जेनेटिक फैक्टर्स एक्सप्लेन वेल इन बाय डायरेक्शनल आईपीवी। बहुत अच्छे से समझा रखा है आपको, डिटेल में समझा रखा है। नहीं, ऐसा अपन को कुछ भी नहीं समझा रखा बेटा, ये क्रिटिकल रीजनिंग का पैसेज है, मेडिकल का पैसेज नहीं है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज नन ऑफ द अबव। आई होप आपको ये समझ में आया, एंड डू लेट मी नो इन द chat box that you enjoyed this session as much as I did while taking this session. So ये हमारा फाइनल सेशन था बिफोर दिवाली अप्रोचेस। हम लोग वापस मिलेंगे दिवाली के बाद विथ यू नो सेम एनर्जी। बस तब तक के लिए दिवाली आपकी अच्छी जाए, दैट्स व्हाट आई विश। स्टे सेफ, एग्जाम का टाइम है, ज्यादा कुछ ऐसी मस्ती मत कीजिएगा जो आपको रोक दे। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। मे दिस फेस्टिवल ब्रिंग, may this festival bring a lot of success to all of you. आज मेरी तरफ से इतना ही. Thank you all for your time today. You all have a wonderful